रीबर्थ ऑफ डेविल्स हार्टलेस एंजल। एपिसोड 5। सिया और अभिमन्यु मिस्टर बजाज की पार्टी में गए हुए थे। सिया मिसेज बजाज के साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बराबर विराज पर बनी हुई थी। उनसे बातें करते समय सिया का ध्यान कोने में खड़े इंसान पर जाता है। वो इंसान उसे जाना पहचाना लगता है, इसलिए वह मिसेज बजाज को एक्सक्यूज करके उस ओर चल पड़ती है। अब आगे सिया उस आदमी के पास जाकर उसके कंधे को टैप करती है, जिसके कारण वो आदमी पीछे मुड़ जाता है। तुम वो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से एक साथ बोलने की वजह से वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सिंदूर मंगलसूत्र ये सब क्या है? मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ, और ये सब इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। पर अभिमन्यु तुम यहाँ पर? सिया मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ, ये शख्स अभिमन्यु सिंह ही है। मैं दादाजी के साथ पार्टी में आया हूँ। मिस्टर बजाज दादाजी के पुराने बिजनेस पार्टनर में से एक हैं। पर वो सब छोड़ो, तुमने शादी कब की? वह हैरान होने के नाटक करते हुए बोलता है, 4 महीने पहले ही हमारी शादी हुए है। सिया उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मैं यहाँ अकेले बोर हो गया था। चलो मैं तुम्हें अपने दादू से मिलवाता हूँ। अभिमन्यु उसका हाथ खींचते हुए बोलता है। वह सिया को बुजुर्ग लोगों के एक समूह को तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर विराज को सिया का ऐसे किसी के करीब जाते देखना परेशान कर रहा था। ये लड़की मेरी बीवी है। मेरे पास आने की जगह किसी और मर्द के पास कैसे जा सकती है? और इसकी हिम्मत कैसे हुए इस लड़के के साथ इतना हंसने की? कैसे खिलखिलाकर हंस रही है, और मेरे साथ तो कभी इतना नहीं हंसती है। बीवी, यू नीड वेरी बैड पनिशमेंट। विराज खुद में ही कुड़ते हुए सामने से आ रहे वेटर से एक वाइन का गिलास लेकर एक ही बार में गटक जाता है। वहीं अभिमन्यु उन बुजुर्गों के समूह के पास जाकर एक 7 साल के आदमी की आवाज लगाता है, दादाजी। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है, वह सिया को देखकर हैरान हो जाता है। उसके मन में हजारों भावनाएं उमड़ रही थी, लेकिन वो उन सब को छुपाकर स्ट्रिक्ट होकर अभिमन्यु से पूछते हैं, बरखुरदार ये बच्ची? दादाजी मेरी कॉलेज की दोस्त है, सिया। और सिया ये मेरे दादाजी है, सिंह कॉर्पोरेशन के फाउंडर और चेयरमैन दोनों हैं। सिया झुककर उनके पैर छू लेते हैं, जिससे मिस्टर सिंह भावुक हो जाते हैं। वह सिया को उठाते हुए बोलते हैं, सदा खुश रहो। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। सिया को पैर छूते देख उनमें से एक आदमी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ये होते हैं संस्कार। नहीं तो आजकल के बच्चे तो फैशन के नाम पर कपड़े पहनने की तमीज ही भूल गए हैं। बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम यहाँ? इससे पहले सिया उन्हें कुछ जवाब देती, वहां एक पावरफुल घमंड से भरी आवाज गूंज जाती है, जिसे सुनकर सिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो मेरी बीवी है, सिया। सिया विराज सिसोदिया। उद्धरण चिन्ह। आकर वह सिया की खुली कमर पर अपना हाथ रख लेता है, जिसे देख अभिमन्यु की मुट्ठी कस जाती है। वही मिस्टर सिंह अपने एक्सप्रेशन लेस फेस से उससे कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी प्यारी बच्ची से तुम्हारी शादी होगी। उद्धरण चिन्ह। विराज उनके नजदीक जाकर अपनी हल्की आवाज में कहता है, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि बिजनेस में उसूलों से चलने वाले मिस्टर बलराज सिंह पीठ पीछे चालें चलने लगे हैं। मैं नहीं जानता आपकी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अगली बार कुछ करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। विराज सिसोदिया, एक गलती सबकी माफ कर देता है, तो आपकी भी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर मुस्कुराते हुए सिया के साथ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर, इस काम के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, राहुल एक लड़की को पैसे देते हुए बोलता है। पर सर, उसकी बीवी भी तो उसके साथ है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उसे हैंडल करने के लिए कामिनी है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। उस पर ड्रिंक का असर आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी राहुल का फोन रिंग होता है, जिस पर शुभचिंतक शो हो रहा था। मैं चाहता हूँ विराज की फोटो ही नहीं, पूरी फिल्म वायरल करो। उसे ड्रग्स की मात्रा ज्यादा दो, बर्बाद कर दो उसकी पूरी बनी बनाई इज्जत उसकी बीवी के सामने ही। सामने से एक कठोर आवाज आती है, लगता है तुम्हें बहुत बुरे तरीके से ऑफेंड किया है उसने, जो लास्ट मोमेंट पर प्लान बदल रहे हो। तुम अपनी हद में रहो, जितना कहा है बस उतना करो, वरना तुम्हारे भी कई राज जनता हूं मैं। कहते हुए वह शातिर तरीके से मुस्कुरा देता है। ठीक है, काम हो जाएगा, कहकर राहुल फोन काट देता है। तुम्हें इस काम का और पैसा मिलेगा, बस अब फोटो की जगह तुम्हें विराज के साथ रात बितानी होगी। राहुल उस लड़की से कहता है,
लेकिन हमारी बात फोटो की हुई थी। तुम 5 गुना पैसा मिलेगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी इस काम को करने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। विराज सिसोदिया चीज ही ऐसी है, राहुल एक घटिया स्माइल पास करते हुए बोलता है। लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो? उसकी चिंता तुम मत करो। विराज के कुछ सोचने समझने से पहले ही तुम ये शहर छोड़कर जा चुकी होंगी। राहुल हंसते हुए बोलता है। मैं उसकी डिजाइन और ज्यादा बढ़ाने के लिए ड्रग्स देने का इंतजाम करता हूँ, तब तक तुम खुद को तैयार रखना, कहकर वो वहां से चला जाता है। जहां एक तरफ राहुल और कामिनी अपने गंदे इरादों को पूरा करने वाले थे, वहीं सिया भी विराज के आसपास सब पर नजर रख रही थी। तभी विराज उसका हाथ पकड़कर एक ग्रुप की तरफ ले जाने लगता है। उस ग्रुप में 7-8 लड़के और लड़कियां थी। तभी विराज उन सब से सिया को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, ये मेरे दोस्त है, और गाइस ये मेरी बीवी है सिया। उद्धरण चिन्ह। विराज एक एक से उसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। वही सिया की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो उसे घूर रही थी। उसे देख सिया की आंखें ने नफरत भर जाती है। वहीं वह लड़की अपने हाथों में वाइन का गिलास पकड़कर उनके ग्रुप की तरफ आ जाती है। मुझे लगा नहीं था तुम्हारी पसंद इतनी ओल्ड फैशन्ड है वीर, वह लड़की व्यंग भरी मुस्कान देकर बोलती है। उस लड़की ने एक सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसकी थाई तक आ रही थी। पीछे से बैकलेस ये ड्रेस आगे से भी डिपनेक थी। विराज कुछ बोलता इससे पहले ही अनुभव बीच में बोल पड़ता है। ना भाभी ओल्ड फैशन है, ना ही विराज की पसंद। बस उन्हें ये पता है कि किस पार्टी में कैसे कपड़े पहनने हैं। तभी विराज उस लड़की से कहता है, जितनी मेरी वाइफ को साड़ी की कीमत है उतने तो तुम्हें 3 महीने मॉडलिंग करने पर भी नहीं मिलते होंगे। तो अगली बार मिस शाह मेरी पसंद पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। ये लड़की रायमा शाह थी जिसने साथ पीछे जन्म में विराज के फोटोज वायरल हुए थे। उस कंट्रोवर्सी के बाद वो सब छोड़कर अब्रॉड चली गई थी ताकि विराज उस तक न पहुंचे। नई जगह अपना करियर शुरू करना उसके लिए एक बड़ी हिट रही। लोगों की सहानुभूति की वजह से उसे इंस्टेंट सफलता मिल गई थी, जबकि उसके झूठ की वजह से विराज को बिजनेस में लॉस और बेइज्जत दोनों होना पड़ा था। विराज के कमेंट की वजह से रायमा की मुट्ठियां बंध जाती है। जितना बोलना है बोल लो, बस थोड़ी देर और फिर होगा तमाशा, सोचते हुए उसके चेहरे पर एक घटिया मुस्कान तैर जाती है। वहीं पार्टी हॉल में कामिनी कुछ लड़कियों से घिरी हुई थी। वह सब आपस में बात कर रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था विराज सर शादी कर लेंगे। पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल तोड़ दिए उन्होंने आज। कल तो न्यूज में भी वो ही छाए होंगे। उद्धरण चिन्ह। बात तो तुमने सही कही, पर उनकी बीवी भी बहुत खूबसूरत है। तभी तो उनकी नजर नहीं हट रही अपनी बीवी से। लगता है बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से। इतनी खूबसूरत बीवी हो तो भला कौन प्यार नहीं करेगा। वो सब हंसते हुए बोलती है। सिया की तारीफ सुनकर कामिनी अंदर ही अंदर जल रही थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। विराज सिया को लेकर खाने की स्टॉल की तरफ ले जाता है। वह खुद सिया के प्लेट में खाना सर्व करने लगता है, जिसे देखकर सिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं एक वेटर काफी देर से उन दोनों को ही देख रहा था। जैसे ही राहुल उसे कुछ इशारा करता है, वह हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है, जिसे देख राहुल और कामिनी भी वहां से चले जाते हैं। विराज जैसे जैसे खाने खा रहा था, उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगता है, जिसे देख सिया उसको पूछती है, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम खाना खाओ, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ, कहकर वो वहां से चला जाता है। सिया उसे ऐसे देखकर याद करने की कोशिश करते हैं कि विराज ने क्या कुछ गलत खाया है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि उसने ड्रिंक उस टाइम की थी जब सिया अभिमन्यु के दादाजी से मिल रही थी। वहीं उसे उत्तेजित करने के ड्रग्स पानी में दिया था, जिसकी वजह से सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिया अभी सोच ही रही थी, तभी कामिनी सिया के पास आती है। सिया चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ, वो हमारी कंपनी के कुछ बिजनेस पार्टनर है। पर दीदी विराज, सिया चलो ना, आगे तुम्हें कंपनी संभालने में वो लोग काम आ सकते हैं। और विराज कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा पार्टी में खुद। कामिनी की बात सुनकर सिया उसके साथ चल पड़ती है, लेकिन उसकी नजर वही थी जहां विराज गया था, जेंट्स वॉशरूम में। विराज बार बार अपना मुंह धो रहा था। उसने अपनी टाई को भी ढीला कर दिया था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। उसके सेट किए बाल बार बार हाथ फिराने की वजह से बिगड़ चुके थे। इस लुक में भी वो एकदम किलर वाइब दे रहा था। विराज धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था। वह मुश्किल से अपना फोन निकालकर अमन को फोन कर देता है।
सामने से फोन उठाने पर वह सिर्फ इतना ही कह पाता है, हेलो हेल्प मी, और उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। विराज अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़े हुए था। वह फिर से वॉश बेसिन के सहारे खड़ा होकर अपने मुंह पर ठंडा पानी फेंकने लगता है। वहीं दूसरी ओर कामिनी सिया को कुछ लोगों से मिलवाने लगती है। वो लोग उसे बिजनेस को लेकर अपने अपने व्यू पॉइंट दे रहे थे, लेकिन सिया की नजरें तो बस विराज को ही ढूंढ रही थी। वहीं कामिनी सिया की तरफ देखकर शातिर नजरों से बस मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ विराज ने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। वह इतना तो जानता था कि किसी ने जानबूझकर ये सब उसके साथ किया था। वह अपने शरीर की बढ़ती हुई डिजायर से परेशान हो चुका था। वहीं रायमा और राहुल वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन अंदर से लॉक होने की वजह से वह नहीं खुलता है। तभी राहुल धक्का देकर दरवाजा खोलने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी कुछ मीडिया हाउस को फोन करके कहता है, अगर तुम्हें बहुत ही मसालेदार न्यूज चाहिए तो बजाज फार्म हाउस में सेकंड फ्लोर पर बने रूम में 1 घंटे बाद चले जाना। सिया पार्टी में विराज को न देखकर बेचैन थी। वहीं कामिनी उसे किसी न किसी बात में उलझा रही थी। धीरे धीरे सिया को भी समझ आने लगा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना वो बहन जो उसे मारने पर तुली हुई थी आज इतनी अच्छी कैसे बन गई कि उसे उनके बिजनेस पार्टनर से मिलवाए। वह अपने चारों ओर विराज को देखने लग जाती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखता है। वह जानती थी अगर वो सबको बताकर जाएगी तो कामिनी कोई न कोई बहाना फिर बनाएगी उसे अपने साथ रोक रखने का। इसलिए वो चुपके से वहां से निकलने लगती है। सिया बाहर आकर किसी को फोन करके बस इतना ही कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए कुछ भी करो लेकिन जल्दी से मेरे पति को बचा लो। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर सिया फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल दरवाजा तोड़ता है तो अंदर विराज अस्त व्यस्त हालत में बेसिन के पास बैठा था। उसे किसी भी चीज की होश नहीं थी। जब राहुल और रायमा उसके नजदीक आते हैं, वो दोनों विराज को उठाकर गेस्ट रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं विराज अपनी गट फीलिंग्स के बेस पर ही उनके साथ जाने में स्ट्रगल करने लगता है। किसी तरह वो दोनों विराज को रूम में ले आते हैं। विराज को वही दरवाजे तक छोड़ते हुए राहुल रायमा से कहता है कि अब आगे का काम उसे पूरा करना है, सो एंजॉय योर नाइट कहकर वो उसे आंख मरते हुए चला जाता है। जब वह पार्टी हॉल में आता है तो वहां पानी का जग देखकर वह पानी पीने के लिए मुड़ जाता है। सिया लगभग हर जगह विराज को देख चुकी थी। जब उसकी नजर अमन और अर्जुन पर पड़ती है, वह जल्दी से उन दोनों के पास पहुंच जाती है। क्यूटी और भैया आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी मैडम विराज कहाँ है? वह वॉशरूम की तरफ गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए यहाँ पर। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। कहते हुए सिया रुआंसी हो जाती है। भाभी आप टेंशन मत लो, हम देखते हैं वो कहाँ है। तभी सिया का फोन रिंग होने लगता है। वह कॉल को देखते हुए पिक कर लेती है। कुछ पता चला क्या? हाँ, सीसीटीवी कैमरा के अकॉर्डिंग वो लोग वॉशरूम से उसे सेकंड फ्लोर पर ले गए हैं, लेकिन कौन से रूम में ये मैं नहीं पता कर पाऊंगा। इतनी मदद के लिए थैंक यू वेरी कुछ उद्धरण चिन्ह। दूसरी साइड से वो इंसान कुछ बोलकर फोन काट देता है। क्या हुआ भाभी, किसका फोन था? अर्जुन सिया से पूछता है। मेरी एक सीनियर सिस्टर है कॉलेज में, मैंने उन्हें यहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करने को कहा था। उन्होंने कहा कि वो 2 लोग विराज को सेकंड फ्लोर पर लेकर गए हैं। ठीक है तो हम सब सेकंड फ्लोर के हर रूम में चेक करते हैं, कहकर अर्जुन सबसे आगे चल पड़ता है। 2 घंटे बाद कुछ रिपोर्टर्स एक कमरे के सामने खड़े हुए थे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है हमें ये सब करना चाहिए? तुम डर क्यों रहे हो इतना? दूसरा रिपोर्टर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है। उस इंफॉर्मेशन के अनुसार इस कमरे में विराज सिसोदिया इस रूम में किसी और लड़की के साथ है। तभी उनमें से एक बोलता है, अगर हम लाइव न्यूज दिखाएंगे तो ज्यादा टीआरपी बढ़ेगी और हमें प्रमोशन भी मिल जाएगा, और वैसे भी इस न्यूज को कवर करने के बदले में 3-3 लाख मिला है हमें। वो लोग अपने कैमरा को सेट करते हैं और धक्का मारकर दरवाजा खोल देते हैं। अंदर 2 लोग एक सफेद कंबल में घिरे हुए थे। लड़के की पीठ ही दिख रही थी। वही लड़की रोते हुए बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। उसके माथे से खून निकल रहा था, जबकि लड़के की पीठ पर नाखूनों के निशान थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि उस कमरे में क्या हुआ होगा। अचानक मीडिया के आने से वो लड़की खुद को कंबल से ढकने लग जाती है। कैमरा की फ्लैश लाइट और शोर की वजह से वो लड़का उठ जाता है।
जब मीडिया वाले उसका फेस देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये न्यूज लाइव चल रही थी इसलिए वो अपने कैमरा को बंद भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग उन दोनों को ही न्यूज को कवर करते हुए बोलते हैं, मिस्टर सिसोदिया, आपका मिस शाह से क्या रिश्ता है? क्या आप दोनों रिलेशनशिप में है? उद्धरण चिन्ह। वहीं राहुल पर अभी भी ड्रग्स का नशा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वापस से रायमा की तरफ मुड़ जाता है। मीडिया वाले उन दोनों की ही आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज लेने लगते हैं। तभी गार्ड्स की भीड़ वहां आती है जो उन मीडिया वालों को वहां से खदेड़ देते हैं। लेकिन लाइव होने की वजह से यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। एक ही दिन में 2 ट्रेंडिंग न्यूज वायरल हो चुकी थी। सिसोदिया परिवार जो बिजनेस की वजह से चर्चा का हिस्सा रहता था, आज वह अलग कारणों से खबरों में बना हुआ था। उनमें एक सिया विराज की शादी थी, वहीं दूसरी राहुल और रायमा की रास लीला की। हर जगह इसी बात की चर्चा चल रही थी। सिसोदिया विला में रात के 11 बज रहे थे। सिया और विराज अपने रूम में थे, वहीं अर्जुन और अमन दोनों हॉल में बैठे न्यूज देख रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन हैरानी इस बात की थी, सिया ने किसकी हेल्प से राहुल को इतनी अधिक मात्रा में ड्रग्स दिया था। अगर एन वक्त पर वो लोग विराज को वहां से नहीं निकाल पाते तो इस समय उस वीडियोस में विराज और रायमा होते। वो अलग बात है कि विराज ने उस लड़की को अपने करीब आने नहीं दिया था। उन लोगों ने विराज को वहां से निकाल कर राहुल को कमरे में उस लड़की के साथ छोड़ दिया था। सिसोदिया मेंशन में अमन और अर्जुन हॉल में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। जहां कुछ घंटे पहले सिया और विराज की शादी चर्चा का विषय थी, वहीं अब राहुल का स्कैंडल हर जगह छाया हुआ था। मीडिया वाले तो उसकी पूरी फिल्म ही बना लेते, लेकिन एन वक्त पर कहीं से विराज के बॉडीगार्ड आकर उन्हें बाहर कर देते हैं। बॉडीगार्ड बुलाना भी सिया का ही आइडिया होता है। सुबह का 8 बज रहे थे। विराज लगभग पूरा सिया के ऊपर सोया हुआ था। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। वह आंखें मलते हुए सिया के ऊपर से उठता है। तकरीबन 4-5 मिनट बाद जब विराज को होश आता है तो वह देखता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से सिया को तरफ देखने लगता है, जिसके शरीर से ब्लैंकेट खिसककर उसके पेट तक आ चुका था। उसके शरीर पर हर जगह काटने के निशान बने हुए थे। विराज जल्दी से उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वह अपने दिमाग पर प्रेशर देके याद करने की कोशिश करता है कि कल रात हुआ क्या था, लेकिन उसे ड्रग्स के पावरफुल डोज की वजह से कुछ याद नहीं आता है। फ्लैशबैक। सिया, अमन और अर्जुन तीनों मिलकर विराज को सेकंड फ्लोर पर ढूंढ रहे थे। इस फ्लोर पर 10 रूम थे। वो सभी रूम इनलॉक थे, लेकिन जब वो तीनों कॉरिडोर में लास्ट के रूम के पास पहुंचे तो वो वाला कमरा अंदर से बंद था। ये जगह शहर से थोड़ी बाहर थी, इसलिए यहाँ होटल नहीं थे। इसलिए यहाँ पर कुछ वीआईपी गेस्ट के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अमन दरवाजा खटखटा देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अर्जुन और अमन दोनों मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। भाई दरवाजा तोड़ देते हैं। सिर्फ यही रूम बंद है, मतलब विराज जी इसी रूम में है। नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा कीज रखी होंगी। उसे ढूंढते हैं। तुम्हें कैसे पता यहाँ चाबी है या नहीं? क्योंकि ये होटल नहीं है कि रिसेप्शन से मदद मिलेगी। अक्सर गेस्ट को पीने के बाद होश नहीं रहता है तो एक्स्ट्रा की यही रखी जाती है दरवाजे के नजदीक। हमारे फार्म हाउस पर भी है। अर्जुन चाबियां ढूंढते हुए बोलता है। हर दरवाजे के साथ एक ड्रॉर बना हुए था, जिसके ऊपर एक्सपेंसिव फ्लावर वेस और फ्रेश फ्लावर रखे हुए थे। उसी ड्राइवर में फ्लावर वेस के नीचे उस रूम की थी। मिल गई, अमन एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोलता है। वो लोग जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। अंदर विराज बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। वह पसीने से लथपथ था। वहीं फ्लोर पर एक लड़की बेहोश गिरी हुई थी। उसके माथे से खून निकल रहा था, जो कि हल्का सा सूख गया था। वो तीनों दौड़ते हुए विराज के पास जाते हैं। जब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो विराज उन्हें धक्का देने लगता है। ड्रग्स की वजह से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वह अपनी नशीली आवाज में बोलने लगता है, हाथ मत लगाओ मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सर, हम जानते हैं आप कौन हो। अब घर चलो। अमन उसे एक साइड से उठाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तुम बहुत बुरे इंसान हो। वह छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलता है। तभी सिया विराज के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, विराज जी, हमें घर जाना है ना। हम ऐसे किसी के घर पर नहीं रुक सकते हैं ना। चलिए मेरे साथ। विराज सिया की बात चुपचाप मानते हुए कहता है, तुम मेरी सिया हो ना। हाँ, मैं आपकी सिया ही हूँ, देखिए मुझे।
पर वो गंदी लड़की भी खुद को मेरी सिया बता रही थी। उसने मेरे बटन भी तोड़ दिया, तो मैंने उसे धक्का दे दिया। विराज पाउट करते हुए बोलता है। उसकी ये बच्चों वाली हरकतें उसे बहुत ही क्यूट और फनी बना रही थी। विराज की इन हरकतों को देखकर वह तीनों मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। मैं आपकी सिया हूं ना, तो अपनी सिया की बात मानो और चलो। देखो अर्जुन भाई भी आए हैं यहाँ पर। जाने से पहले अमन की नज़र वहाँ टेबल पर पड़ी दवाइयों पर पड़ती है जो किसी की उत्तेजना को बढ़ावा देती हैं। तो सिया उसे उन दवाइयों को उसे देने को कहती है। जाते समय वह किसी को मैसेज कर देती है। वह तीनों किसी तरह विराज को घर ले आते हैं। उसने कार में भी उन तीनों का जीना हराम करके रख दिया था। जैसे ही वह विला में पहुंचते हैं, विराज अमन को अर्जुन को धक्का देकर अपने मुंह का पाउट बना लेता है। तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी कहाँ गई? बीवी, सिया बेबी। विराज गिरने ही वाला होता है जब सिया आकर उसे पकड़ लेती है। वह उसे लेकर अपने कमरे तक आ जाती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, विराज उसे दरवाजे के साथ सटा देता है। वह उसे किस करते हुए बोलता है, बीवी आई मिस यू वेरी मच। पर मैं गई कहाँ थी? मैं तो आपके साथ ही थी। फिर भी आई मिस्ड यू। वो उसे किस करने लगता है। बीवी मुझे भूख लगी है। तब सिया को ध्यान आता है कि विराज ने पार्टी में भी थोड़ा सा खाना खाया था। मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ, आप बैठो, मैं जल्दी से कुछ लाती हूँ, कहकर सिया जाने वाली होती है, जब विराज उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है। बीवी मुझे तो तुम्हें खाना है, खाना नहीं खाना है। विराज जी आप होश में नहीं हो, आप आराम। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात पूरी होने से पहले ही विराज उसके मुंह पर उंगली रख देता है। शश, चुप, कितना बोलती हो तुम? मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हें ही खाना है। विराज छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलता है। बीवी मुझे भूख लगी है। तब सिया को ध्यान आता है कि विराज ने पार्टी में भी थोड़ा सा खाना खाया था। मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ, आप बैठो, मैं जल्दी से कुछ लाती हूँ, कहकर सिया जाने वाली होती है, जब विराज उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है। बीवी मुझे तो तुम्हें खाना है, खाना नहीं खाना है। विराज जी आप होश में नहीं हो, आप आराम। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात पूरी होने से पहले ही विराज उसके मुंह पर उंगली रख देता है। शश, चुप, कितना बोलती हो तुम? मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हें ही खाना है। विराज छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलता है। अब आगे। सिया फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है, हे भगवान, आज इस आदमी को हुआ क्या है? मैं क्या कोई फ्रूट हूँ या मिठाई हूँ जो ये खाएगा? तभी विराज उसे ढूंढते हुए कहता है, बीवी कहाँ गई हो तुम? मुझे भूख लगी है। तो सिया उसे प्यार से मनाती हुए कहती है, विराज जी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना लाती हूँ ना। मैं तो टेस्टी भी नहीं हूँ, आपको मजा भी नहीं आएगा मुझे खाने में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विराज अपनी बंद होती आंखों को खोलकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके खींचने की वजह से सिया बिस्तर पर गिर जाती है। विराज प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए, बीवी यू डोंट नो यू आर वेरी टेस्टी, योर लिप्स टेस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी, कहते हुए वह उसके होंठों को किस कर लेता है। योर आइज आर लाइक लिटिल बटरफ्लाई, कहकर अपने होंठ उसकी आंखों पर रख देता है। एंड योर चिक्स आर जस्ट लाइक स्वीट रेड एप्पल, आई जस्ट वॉन्ट टू ईट दिच, कहते हुए उसके गालों को जोर से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से सिया की चीख निकल जाती है। विराज धीरे धीरे सिया के सारे शरीर के काटने और चूमने लग जाता है। डू यू नो दैट बीवी फॉर मी यू आर द मोस्ट टेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड, कहकर विराज एक बार फिर से उसे पूरे पैशन के साथ चूमने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में विराज की उत्तेजित आवाजें और सिया की दर्द भरी सिसकारियां गूंजने लगती है। फ्लैशबैक एंड। विराज अपने सर को दबा रहा था। वह याद करने की जितनी कोशिश करता उसका सिर उतना ही दर्द करने लगता है। वह सिया को अपनी शर्ट पहना करके उसके शरीर को अच्छे से कंबल से ढककर फ्रेश होने के लिए वहां से चला जाता है। विराज इतनी ठंड में भी शावर के बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ा था। उसे हल्के हल्के विजुअल दिख रहे थे। उसके कानों में सिया की दर्द भरी सिसकारी गूंज रही थी। कैसे सिया उसे जेंटल होने के लिए कह रही थी। वह गुस्से में अपना एक हाथ बाथरूम की दीवार पर मार देता है। वह बाथटब में गर्म पानी भरने के लिए रख देता है और वह अपने कपड़े पहनकर वापस रूम में आ जाता है, जहां सिया अभी भी सोई हुई थी। विराज उसे हल्के से हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सिया कराह उठती है। वो हल्के से अपनी आंखें खोलती है। क्या है अब? आपने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है, बीस्ट कहीं के। आई एम सॉरी सिया, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें
विराज आगे कहता उससे पहले ही बोल पड़ती है, मैं बीवी हूँ आपकी विराज जी। सॉरी अगर आपको बीस्ट कहना बुरा लगा और शर्मिंदा क्यों हो, मुझ पर हक बनता है आपका। हक है सिया पर तुम्हें प्यार करने का, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का नहीं। मैं तुम्हें दुनिया से क्या प्रोटेक्ट करूंगा जब मैं खुद ही आई एम अ ब्लडी रेपिस्ट। कहकर विराज अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लेता है। उसकी आवाज में खुद के लिए नफरत और आंखों में नमी आ गई थी। सिया हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाती है। वह विराज के हाथों को अपनी हथेलियों में पकड़ लेती है। विराज जी मेरी तरफ देखिए। उद्धरण चिन्ह। विराज अपना सर हिलाकर मना करने लगता है, जिसे देखकर सिया एक बार फिर प्यार से उसे कहती है, प्लीज हब्बी। सिया के फोर्स करने की वजह से विराज उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी नजरें सिया की नजरों से जा मिलती है। उसकी आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा था। लेकिन विराज के मन में अपनी हरकतों के लिए गिल्ट था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है, इंसान जिससे प्यार करता है उसे ठेस पहुंचाने से डरता है। यहाँ तो विराज जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके साथ ही उसने जबरदस्ती कर दी थी। मैं ना आपसे नाराज हूँ ना गुस्सा हूँ, और ये सब तो हमारे बीच होना है था ना आज नहीं तो कल। और सबसे बड़ी बात, ये सब उस ड्रग्स की वजह से हुआ है। फिर सिया बात बदलने के लिए मुस्कुराकर उससे कहती है, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। आप तो छोटे बच्चों की तरह जिद करते और नखरे दिखाते अच्छे लगते हो। बीवी, मेरी बीवी कहते हुए अच्छे लगते हो। मैंने ऐसा कब बोला, और मैं न ही जिद करता हूँ न ही नखरे बीवी। इसलिए झूठ मत बोलो, विराज नॉर्मल होकर कहता है। अच्छा जी, कहकर सिया बेड पर से अपना फोन लेकर एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जो उसने जब वो घर कार में लौट रहे थे। उसमें विराज जेलॉसी में अमन के कोश रहा होता है कि सिया को वो क्यूट क्यों लगता है, जबकि सबसे हैंडसम तो मैं ही हूँ। उससे अगली रिकॉर्डिंग में वो सिया को खाने को जिद करने लगता है। अपनी ही बातें सुनकर पहली बार विराज का मुंह शर्म से लाल होने लग जाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और मुझे ड्रग्स दिया किसने था? मैंने तो ज्यादा ड्रिंक भी नहीं की थी। लेकिन मुझे ड्रग दिया किसने था? और क्यों? विराज सिया से पूछता है। वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे फ्रेश होना है। सिया बिस्तर से हिलने की कोशिश करते हुए बोलती है। उसने सिर्फ विराज की शर्ट ही पहनी थी, जो उसकी थाई तक ही आ रही थी, इसलिए वह ब्लैंकेट को अपने साथ ही लेकर उठने लगती है। जैसे ही वह अपना पैर नीचे रखती है, उसकी जोर से चीख निकल जाती है। विराज, जो अपने ही सोच में गुम हो गया था, अचानक सिया की तरफ मुड़ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? और तुमने ये कंबल क्यों लपेटा हुआ है खुद को? विराज का सवाल सुनकर सिया का चेहरा लाल पड़ने लग जाता है, जिसे देख विराज को भी समझ आ जाता है। वह उठकर उसके बॉडी से कंबल अलग करता है। अब सिया उसकी शर्ट में ही थी। उसकी वैक्स की हुई लंबी टांगे और गोरे पैर एक बार फिर विराज को बहकाने का काम कर रहे थे। सो हॉट एंड सेक्सी। उसका कॉम्प्लीमेंट सुनकर सिया के चेहरे के साथ उसके कान और गर्दन भी लाल होने लग जाती है। विराज उसे बेशर्मों की तरह ताड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से सिया मुश्किल से लंगड़ाते हुए ही बाथरूम की तरफ चल पड़ती है। सिया को जाते देख वह उसके पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे, सिया बेचैनी से बोलती है, क्योंकि उठाने की वजह से उसकी शर्ट और ऊपर हो गई थी। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? शर्माना तो मुझे चाहिए, क्योंकि कल रात को तुमने मुझे फुली नेक्ड देख लिया। विराज की बातें सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने मन में ही कुत्ते हुए बोलती है, एक तो इस आदमी ने पूरी रात मुझे परेशान किया, ऊपर से बेशर्मों की तरह मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। विराज उसे बाथटब के पास छोड़ देता है। उसने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था। उसने सिया के शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल सब कुछ वहां पर रख दिया था। तुम थोड़ी देर गर्म पानी में बैठो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन फिर दरवाजे के पास जाकर उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें नहला भी सकता हूँ। तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। हंसते हुए दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाता है। कमरे में आकर उसकी नजर नीचे गिरे कंबल पर जाती है। वो उसे बिस्तर पर रख रहा होता है। जब वो बेड पर ध्यान देता है, उनका बिस्तर सिलवटों से भरा था। बेड पर कई जगह ब्लड के साथ उनके हार्मोनल डिस्चार्ज के निशान थे। उन्हें देखकर विराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह उस बेडशीट को चेंज करके संभाल कर रख लेता है। ओल्ड सिसोदिया मेंशन में राहुल अपना सर झुकाकर खड़ा था।
उसके सामने उसके दादाजी और मोम डैड सोफे पर बैठे थे। तभी हॉल में एक कठोर आवाज गूंजती है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने न केवल हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया बल्कि हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी मजाक बनाकर रख दिया है। दादू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जरूर आपके उस गोद लिए बेटे ने करवाया होगा विराज से। वो भी तो कल पार्टी में था। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी गलतियों को दूसरे के सर पर डाल रहे हो। और राजवीर और उसके बच्चों ने हमेशा मुझे गौरवान्वित की करवाया है, तुम्हारी तरह शर्मिंदा नहीं। डैड, जब राहुल बोल रहा है उसने ये सब नहीं किया है, उसे नशा दिया गया था, तो सच ही बोल रहा होगा ना। राहुल के डैड मुकेश जी राहुल का पक्ष लेते हुए बोलते हैं। चुप करो तुम भी। अगर तुमने अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये शरेआम हमारी इज्जत नीलाम नहीं करता। मैंने निर्णय कर लिया है, आज से इसके आवारा खर्चे बंद। ये फैक्ट्री में एक नॉर्मल मजदूर बनकर काम करेगा और मेरे फैसले के विरोध में जाने की सोचना भी मत। ये है मनमोहन सिसोदिया, राहुल के दादाजी, सिसोदिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के फाउंडर, जो एक रियल एस्टेट कंपनी है। इनके अपना एक ही बेटा मुकेश है और राजवीर को इन्होंने गोद लिया था। बाद में मुकेश के झगड़ों की वजह से इन्होंने 20% शेयर बेचकर वो पैसे राजवीर को बिजनेस करने के लिए दिए थे, जिन्हें बाद में राजवीर जी ने वापस भी कर दिया था। लेकिन मुकेश और राहुल का यही मानना है कि उन पैसों को वजह से उनका बिजनेस चला है, तो उस बिजनेस पर भी उनका ही हक है। अलग ही लॉजिक लगाते हैं दोनों बाप बेटे। मनमोहन जी ये कहकर हॉल से चले जाते हैं। उनके साथ ही अपना सर दबाते हुए राहुल भी वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद राहुल की मॉम रागिनी जी मुकेश से कहती है, जरूर उस विराज ने ही कुछ करा होगा मेरे बच्चे के साथ, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुकेश, ऐसा ही होगा। पिताजी की आंखों पर तो उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई है, उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं। रागिनी नफरत भरे लहजे में, मेरा तो मन करता है उन लोगों को मार डालूं। वैसे भी वर्षों पहले हमारी कोशिश नाकाम हो गई थी, नहीं तो आज सब कुछ हमारा होता। मुकेश उसकी बाजू पकड़ते हुए बोलता है, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर वो बात बाहर निकल गई तो बहुत से राज खुल जाएंगे और हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे, इसलिए अपनी जबान पर काबू रखो। कहते हुए मुकेश भी वहां से चला जाता है। वही दिल्ली से दूर उत्तराखंड के एक आश्रम में। गुरुदेव, क्या आपको लगता है वो लड़की उसकी रक्षा कर सकती है? वो खुद इस समय कमजोर है, सिर्फ वो ही कर सकती है। उसके जन्म का ध्येय ही यह है। वो संसार से संकट हरने आया है और वो उसके संकट हरेगी। कहते हुए गुरुदेव फिर से अपनी आंखें बंद करके साधना में लीन हो जाते हैं। विराज और सिया दोनों तैयार होकर हॉल में आ रहे होते हैं। पिछली रात की वजह से सिया की टांगों और कमर में दर्द था, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे चल रही थी। विराज जब पीछे मुड़कर देखता है तो सिया उससे काफी पीछे रह गई थी। वह वापस लौटकर सिया को प्रिंसेस स्टाइल में उठा लेता है। क्या कर रहे हो आप? सिया विराज से हैरान होकर पूछती है। बीवी, अगर हम तुम्हारे स्पीड से चलते रहे तो हम कल ही ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुंचेंगे। तो इसमें भी आपकी ही गलती है, मेरी नहीं, सिया चिढ़ते हुए बोलती है। विराज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ जान, अब गुस्सा शांत करो। विराज उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है। विराज उसे सीधा डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर उतार देता है। वहां सिर्फ अर्जुन ही था, क्योंकि अमन सुबह ही ऑफिस के काम से बाहर निकल गया था। उन दोनों को ऐसे लवी डवी होते देखकर अर्जुन का मुंह बन जाता है। अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो हम पर भी ध्यान दे दो भाई। आफ्टर ऑल वो हम ही थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी इज्जत बचाई है, अर्जुन ड्रामा करते हुए बोलता है। मेरी सेफ्टी के लिए मेरी वाइफ थी वहां पर, और मैंने अमन को भी बुलाया था, विराज स्मित के साथ बोलता है। वैसे तुम दोनों इतनी देर तक क्या कर रहे थे? सुबह का 10 बजने वाले हैं। ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे तुम दोनों? अर्जुन के सवाल सुनकर सिया जो खाना खा रही थी उसे अचानक खांसी आ जाती है। वह खांसने लगती है, वही विराज उसकी पीठ सहलाने लगता है। उसका मुंह लाल हो जाता है। क्या कर रही हो तुम? आराम से खाओ न, विराज चिंतित होकर बोलता है। सिया पानी पीकर कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी अर्जुन फिर से उन दोनों से सवाल करने लग जाता है। सिया, तुम्हारा तो चेहरा ऐसा हो गया है जैसे तुम ब्लश कर रही हो। उसकी बातें सुनकर सिया का मुंह और ज्यादा लाल हो जाता है। वही विराज सिया को देखकर अपने होंठों पर जीभ फिरा देता है, जिसकी वजह से सिया अपना सिर शर्म की वजह से झुका लेती है। तभी अर्जुन उन दोनों को शर्मिंदा करने के लिए एक बार फिर से बोल उठता है,
वैसे कल रात तो तुम्हें ड्रग्स दिया था ना, हम तुझे हॉस्पिटल लेकर भी नहीं गए थे एंटीडोट के लिए, कहीं तुम दोनों। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विराज उसके मुंह को बंद कर देता है। वह धीरे से उसके कान के पास जाकर गुस्से से कहता है, अपना मुंह बंद रख वरना अंकल से कहकर तुझे आज ही नाइजीरिया में फिंकवा दूंगा। विराज की धमकी सुनकर अर्जुन झूठी हंसी हंसते हुए बोलता है, ओ मुझे याद आया, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। मैं बाद में तुम दोनों से मिलता हूँ। आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज? सिया विराज से पूछती है। नहीं, आज हम दोनों घर पर ही है, दोपहर को मोम और डैड आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। कहते हुए वह सिया के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। वहीं उसकी बात सुनकर सिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो 2 ही बार उनसे मिली थी। पहली बार उसने उन्हें कामिनी के कहने पर बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया था। अभिमन्यु के घर में ये सब कैसे हुआ, जबकि हमारा प्लान फुल प्रूफ था। गुस्से से भरी हुई अभिमन्यु की आवाज स्टडी हॉल में गूंजती है। सर, ये सब मैडम और अर्जुन कपूर की वजह से हुआ है। उन्होंने इन वक्त पर विराज को वहां से निकाल लिया था। उनके ही कहने पर विराज के असिस्टेंट ने राहुल को उस रूम में पहुंचा दिया था। राज सारी सिचुएशन अभिमन्यु को बताते हुए बोलता है, और वो कामिनी क्या कर रही थी वहां पर, उसे सिया को अपने साथ रोकने के लिए कहा था ना। सर, वो राज बात कंप्लीट करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, इन गधों पर विश्वास करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हें आंटी के केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सर, हम पहले भी एक बार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। वो कार राजवीर सिसोदिया की ही थी। कार का नंबर और मॉडल सेम था। ड्राइवर और चुसमदीद गवाहों के अनुसार इस हादसे के पीछे उनका ही हाथ है। दोबारा जांच पड़ताल करो, हर पहलू को ध्यान से देखो राज। मैं बस चाहता हूं जब मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा दूं तो मेरे हाथ न कान पे। जी सर, मैं दोबारा शुरू से सब इन्वेस्टिगेट करवाता हूं। एक स्मॉल रेस्टोरेंट में अर्जुन एक टेबल पर किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ब्लू जीन्स, व्हाइट स्नीकर, लाइट पिंक क्रॉप टॉप पर डेनिम जैकेट पहनकर महक वहां आती है। वह आकर अर्जुन के सामने बैठ जाती है। तुम 10 मिनट लेट आए हो यहाँ पर। अर्जुन अपनी आईब्रो रेस करके उससे पूछता है। वो ट्रैफिक में मुझे लेट हो गया था, तभी वेटर कुछ स्नैक्स लेकर वहां आ गया, जिन्हें देखकर महक का मुंह बन जाता है। ये क्या मंगवाया तुमने? मुझे लार्ज साइज कॉर्न पिज्जा खाना है विथ एक्स्ट्रा चीज। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें यही मिलेगा आज। अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला तो मुझे मार डालेंगे वो लोग। तुम जानती हो ना, तुम्हें बाहर का खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। और वैसे भी तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए क्या? उसकी बात सुनते ही महक की आंखों में चमक आ जाती है। वह एक्साइटेड होकर उससे बोलती है, मैं जानती थी तुम मेरी मदद जरूर करोगे। थैंक यू थैंक यू। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी भी एक शर्त है। अर्जुन उसे रोकते हुए बोलता है, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें ये नाटक मेरे घर वालों के सामने भी करना होगा। रात्रि का समय, विराज और सिया एक दूसरे के कड्डल करके सोए हुए थे। रात के लगभग 3 बज रहे थे जब सिया के चेहरा हल्का हल्का पसीने से भीगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कोई आवाज दे रहा था। उसके बार बार हिलने की वजह से विराज की नींद खुल जाती है। जब वह सिया को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सिया की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसके चेहरे पर एक सिकन छाई हुई थी। विराज उसके फेस को अपने हाथों में लेकर कहता है, सिया तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? सिया, सिया उठो, सिया। वह हल्के हाथों से सिया के फेस को थपथपाता है, जिसकी वजह से सिया नींद से उठ जाती है। उसका चेहरा डर और पसीने से लथपथ था। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? विराज उसके चेहरे को सहलाता हुए कहते हैं। उसकी बात सुनकर सिया अपनी पकड़ विराज पर मजबूत कर देती है। उसके हाथ विराज की कमर को कसकर पकड़ लेते हैं। खुद को संभालते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी पकड़ विराज पर से कम नहीं हुई थी। वह उसे वैसे ही हक किए बैठी थी। उसका सर विराज के कंधे पर था। विराज उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? उसके सवाल पर सिया बस हाँ में अपना सर हिला देती है। विराज उससे प्यार से एक बार फिर पूछता है, क्या तुम मुझे बताना चाहती हो तुमने ऐसा क्या देखा जो इतना डर गई थी? उसकी बात सुनकर सिया की उस पर पकड़ बढ़ जाती है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, विराज सिया को चुप देखकर कहता है। वह सिया को सुला देता है। सिया उसके सीने पर सर रखकर सोई हुई थी और विराज उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद सिया नींद के आगोश में चली जाती है।
सुबह के 5 बजे गुरुदेव के आश्रम में महादेव के मंदिर के मुख्य पुजारी पूजा कर रहे थे जब गुरुदेव भी उस पूजा में शामिल होते हैं। ये सुबह की मंगल आरती का समय था। इस समय का नजारा अपने आप में अद्भुत था। पूजा करने के पश्चात सभी को आरती दी गई। मंदिर के पुजारी गुरुदेव के आश्रम में जाकर उनके सामने बैठ जाते हैं। गुरुदेव, आप अचानक इस समय यहाँ, कोई चिंता का विषय है क्या? चिंता का विषय तो है पुजारी जी, वो बच्ची अभी भी मासूम है, अपने भविष्य से अनजान है। मुझे लगता है वो आने वाली चुनौतियों का सामना करने में अभी सशक्त नहीं है। हमारे पास समय का अभाव है। उद्धरण चिन्ह। गुरुदेव, आप ही तो कहते हैं जो होता है वो सब महादेव की इच्छा से होता है। अगर महादेव ने उसे चुना है तो वो जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। पुजारी जी गुरुदेव से कहते हैं। महादेव उन दोनों बच्चों की रक्षा करें, कहकर गुरुदेव अपने ध्यान में चले जाते हैं। वहीं पंडित जी भी थोड़ी देर बाद उनके कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। राहुल के घर में मुकेश और रागिनी अपने कमरे में थे। मुकेश उसे किसी बात पर गुस्से से सुना रहा था। वही रागिनी जी वहां बेफिक्र होकर खड़ी थी। मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि उस घटना का जिक्र भी अपनी जुबान पर मार लाना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? मुकेश, तुम खामखा डर रहे हो। वो केस बरसों पहले बंद हो चुका है। जो अतीत में दब गया है उसे निकालने का फायदा क्या है? रागिनी मुंह बनाते हुए बोलती है। तुम जानती भी हो कोई उस कैसे की दोबारा जांच करवा रहा है। तुम्हारी काली जबान का ही असर है। कल ही तुम बोल रही थी और आज ये पता चल रहा है। लेकिन इन गड़े मुर्दों को उखाड़ कौन रहा है? और अगर करवा भी रहा है तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हमने हर सबूत को आपके बड़े भाई साहेब की तरफ मोड़ दिया है। आप बेकार में चिंता करके अपना बीपी बढ़ा रहे हो बस। मैं नहीं जानता रागिनी, लेकिन जो कोई भी जांच करवा रहा है वो हमारे ड्राइवर तक पहुंच गया है। हमें इस केस में बचे हुए गवाहों को रास्ते से हटाना होगा। उद्धरण चिन्ह। आप ये काम क्यों खुद करेंगे? हरे कृष्णा के मरने के बाद नायर इंडस्ट्री को उन्होंने हथिया लिया है तो ये काम वो भी कर सकते हैं। आखिरकार बरसों पहले इस साजिश के कर्ता धर्ता वही थे, हमने तो बस साथ दिया था। रागिनी अपनी शातिर आवाज में बोलती है। उसकी बात सुनकर मुकेश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है। तुम सही कह रही हो। ऐसे तो सारे सबूत राजवीर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो पहले वो पकड़े जाएंगे या फिर दौलत हथियाने के लिए हरे कृष्णा का भाई। उद्धरण चिन्ह। वहीं राहुल के कमरे में राहुल के कानों में उसके दादा की आवाज गूंज रही थी। उसने 2 दिन से खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। बार बार उसे याद आ रहा था उसके दादा का विराज को ज्यादा फेवर करना, उसका पक्ष लेना। कल भी जब ड्रग्स विराज को दिया था उसने सोचा वो विराज की इंसल्ट कर पाएगा, लेकिन यहाँ दांव उल्टा पड़ गया था क्योंकि विराज की जगह वह रायमा के साथ पकड़ा गया था। वहीं दूसरी ओर उसके शुभचिंतक का फोन भी उस घटना के बाद नहीं आया था। उसे लग रहा था कि उसने भी उसे धोखा दे दिया है। वह अपनी सोच में गुम था जब उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। फोन की स्क्रीन शुभचिंतक बता रही थी, जिसे देखकर राहुल के चेहरे पर रिलैक्सिंग भाव आ जाते हैं। वह फोन उठाकर उससे बात करने लगता है। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने मिशन पर ध्यान दो। मैंने मीडिया ग्रुप से वो खबर उसी रात हटवा दी है, पर ध्यान रहे ये पहली और आखिरी लापरवाही थी तुम्हारी। फिर वह उसे एक फाइल और प्रोजेक्ट के सिलसिले में बताने लग जाता है। आई होप तुम्हें सब समझ आ गया होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उस लड़की को बता देना प्रेजेंटेशन में कोई भी शब्द आगे पीछे ना हो, और घटिया कपड़े पहनकर विराज की कंपनी में एंट्री ना करे। एकदम प्रोफेशनल लगनी चाहिए वो। विराज से हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर लाना है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से नायर और सिसोदिया दोनों को फायदा है, तो इससे विराज बर्बाद कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह। होगा, बस तुम अपने आदमियों को तैयार रहने को बोलना जो वहां काम कर रहे हैं। सही समय आने पर मैं तुम्हें आगे का बताऊंगा, कहकर वो फोन काट देता है। अगली सुबह कामिनी और राहुल पार्क में बैठे हुए थे। राहुल ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। सर पर व्हाइट बेसबॉल कैप पहनने की वजह से वह पहचानने में नहीं आ रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? राहुल उसे एक फाइल देते हुए बोलता है। इस फाइल को ढंग से स्टडी करो। 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करो। ये प्रोजेक्ट नायर इंडस्ट्री को ही मिलना चाहिए। लेकिन नायर ही क्यों, तुम अपनी कंपनी के थ्रू भी तो इसे प्रेजेंट कर सकते हो। MS कंस्ट्रक्शन कंपनी रियल एस्टेट में है, फैशन डिजाइनिंग और मॉडलिंग में नहीं। और अगर होती भी तो विराज हमारे साथ ये प्रोजेक्ट कभी नहीं करता। विराज से मिलना इतना भी आसान नहीं है।
पिछली बार वहां की रिसेप्शनिस्ट ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। बिना अपॉइंटमेंट वो किसी से भी नहीं मिलता है। उसकी टेंशन तुम मत लो। और फॉर्मल कपड़े पहने जाना। और पिछली बार की तरह मत करना। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब तुम्हारा? तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था। उस सिया का ध्यान भटकाने का, वो भी तुमसे नहीं हुआ। अगर तुमने उस दिन अपना काम ढंग से किया होता तो आज मेरी रेपुटेशन की धज्जियां नहीं उड़ती। राहुल गुस्से से उसे कहता है। मुझे खुद पता नहीं चला वो कब पार्टी हॉल से गायब हो गई थी। मुझे ब्लेम करने से बेहतर होता अगर तुम खुद पर कंट्रोल करते। कामिनी भी उसी की भाषा में उसे जवाब देते हुए बोलती है। ठीक है, हम दोनों की गलती है इसमें। पर अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। कौन हमें नहीं छोड़ेगा? कामिनी कंफ्यूज होकर पूछती है। वही जिसने पिछला प्लान बनाया था। राहुल सर झुकाकर कहता है। कोई नाम तो होगा उसका। और वो हमारी मदद क्यों कर रहा है? उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ, उसका और हमारा मकसद एक है, विराज की बर्बादी। इसलिए याद रखना, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मुझे देर हो रही है अभी। और ये काम हो जाएगा, कहकर कामिनी फाइल लेकर वहां से चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद राहुल भी वहां से चला जाता है। दोपहर के समय सिसोदिया मेंशन में सिया अपने कमरे तैयार हो रही थी। उसने पहले ही मीना आंटी को खाना बनाने के लिए कह दिया था। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी साड़ी का पल्लू सेट कर रही थी। उसने एक येलो कलर की साड़ी राजस्थानी स्टाइल में पहनी थी। क्योंकि विराज की फैमिली बेसिकली राजस्थान से थी। उसके दादाजी ने अपना बिजनेस दिल्ली से शुरू किया था, इसलिए वो लोग वहीं बस गए थे। इसलिए वो उनके ही तरीके से तैयार हो रही थी। उस साड़ी के साथ उसने एक बड़ा सा मंगलसूत्र पहना था। मांग में सिंदूर, बाजुओं में सुर्ख लाल रंग का चूड़ा उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। उसने पाँव में भारी चांदी की पायल पहनी हुई थी। जब वह अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती है तो उसकी पायल की झनकार से ऐसा लग रहा था मानो उस घर में नई बहार आ गई हो। जैसे ही वो हॉल में आती है तो विराज की नजरें उस पर जम सी जाती है। वह एकटक उसे निहारने लगता है। सिया उसके पास जाकर नर्वसली पूछती है। विराज जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सिया की आवाज सुनकर विराज अपने होश में आता है। तुम ठीक ठाक ही लग रही हो, रुको, कहकर वो सिया के सिर पर उसकी नाक तक घूंघट कर देता है। अब ठीक लग रही हो। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है रीति रिवाजों के मामले में। विराज सिया को और डरते हुए बोलता है। यूं तो सिया पिछले जन्म में भी उनसे 2 बार मिली थी, पर दोनों ही बार उसने उनकी भावनाओं की कदर नहीं की, उल्टा उन लोगों को बेइज्जत कर दिया था। इस जन्म में वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। उस साड़ी में वो सुंदर लग रही थी, लेकिन उतनी ही घूंघट में अनकंफर्टेबल भी थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। एक मेड जाकर दरवाजा खोलती है। वहां से राजवीर और अनाहिता अथर्व और महक के साथ घर के अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही विराज सिया को हल्के से हिलाता है। उसका इशारा समझकर सिया धीमे धीमे चलते हुए अनाहिता के पैरों में बैठ जाती है। उसे ऐसा करते देख अनाहिता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं राजवीर भी अपनी बहू को हैरानी से देख रहा था, जबकि महक और अथर्व को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सिया को देखकर विराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन न्यूट्रल बनाए हुए था। प्रणाम सासू मॉम, कहकर सिया उनके पैरों को पकड़ लेती है। बेटा, ये क्या कर रही हो तुम, और मेरे पैरों में क्यों बैठी हो? अनाहिता कंफ्यूज होकर कहती है। मैं सासू मॉम, मैं आपके पैर छू रही हूँ, सिया हल्की आवाज में बोलती है। वो तो ठीक है, पर तुमने अपना चेहरा क्यों छिपाया हुआ है? अनाहिता उससे पूछती है। सिया अनाहिता के पैरों को पकड़े हुए कहती है। वो विराज जी ने कहा है सासू मॉम। वो तो ठीक है बच्चे, पर तुम अनाहिता के पैरों को ऐसे क्यों पकड़े हुए हो? और पहले तुम उठो अनु के पैरों से, राजवीर सिया से कहता है। ठीक है डैडी ससुर जी, अभी मुझे आपके पैर भी छूने हैं, सिया उठते हुए बोलती है। नहीं रहने दो बेटा, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। और बेटियां अपने पापा के पैर नहीं छूती है, राजवीर पीछे हटते हुए बोलता है। ऐसे कैसे डैडी ससुर जी, विराज जी ने कहा है कि आप दोनों बहुत स्ट्रिक्ट है, और मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिलेगा तभी मैं इस खानदान की बहू बन सकूंगी, सिया सर झुकाकर बोलती है। उसे ऐसे करते देखकर महक और अथर्व की हंसी छूट जाती है। अथर्व जाकर सिया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। ओह माय डियर भाभी, आप इतनी मासूम क्यों हो? विराज भाई ने आपको बेवकूफ बना दिया है। अथर्व की बात सुनकर सिया अपने चारों तरफ देखती है, जहां सब अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
जिसे देख वो रुआंसी हो जाती है। अथर्व की बात सुनकर सिया सबकी ओर देखने लगती है, जो उसकी हरकतें देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहां से अपने रूम की ओर भागने लगती है, लेकिन उसकी साड़ी में पैर अटकने की वजह से गिरने लग जाती है। सिया जमीन पर गिरती उससे पहले ही विराज उसे संभाल लेता है। संभल कर, अभी गिर जाती तुम। गिरा तो आपने मुझे दिया ही सबकी नजरों में, सिया विराज सुन सके उतनी ही आवाज में कहती है। लेकिन सिया की आंखों में आंसू राजवीर और अनाहिता भी देख चुके थे। उन्हें भी उसके लिए बुरा लग रहा था। वहीं अब विराज को भी अपने प्रैंक पर अफसोस हो रहा था। वह प्यार से सिया को खड़ा करते हुए कहता है, सॉरी जान, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने या तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था। मॉम डैड ने तुम्हें कभी नई नवेली दुल्हन के रूप में नहीं देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह तैयार होने के लिए कहा था। आप झूठ बोल रहे हो। आप बस सबके सामने मेरा मजाक बनाना चाहते थे। सिया इस टाइम रोते हुए बोलती है। उसे यूं बच्चों की तरह रोता देख राजवीर और अनाहिता को भी बुरा लगता है। तभी अथर्व उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम रो क्यों रही हो? अगर आज दादी होती तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। उन्हें अपने रिवाजों परंपराओं से बहुत प्यार था। आपको देखकर तो खुशी से झूम उठती और उनकी फेवरेट बन जाती। सच्ची? सिया मासूमियत से उससे पूछती है। मुच्ची जान, विराज अथर्व से सिया को छीनकर अपने सीने से लगा देता है। तभी अथर्व वापस सिया को खींचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, और वैसे भी बेबी गर्ल, मेरे मोम डैड बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। और तुम्हारी इन ब्यूटीफुल से आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। वो आंसू साफ करने वाला होता है जब विराज फिर से सिया को अपने पास खींच लेता है। उन दोनों को ऐसे करते देख अनाहिता हल्के गुस्से से कहती है, तुम दोनों मेरी बेटी को छोड़ो पहले। फिर विराज के कान पकड़कर, और तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? मॉम, छोड़ो, मेरा कान आपके हाथ में आ जाएगा। दर्द हो रहा है मोम, विराज ड्रामा करते हुए कहता है। जिसे देख सिया खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसे हंसता देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे ऐसे देखकर अनाहिता विराज के कान के छोड़कर सिया के गालों को सहलाने लग जाती है। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, ऐसे ही हंसती रहा कर, तुम्हें किसी की नजर न लगे, कहकर वो अपनी आंख से काजल निकाल कर सिया के कान के पीछे लगा देती है। अब जाओ और वो कपड़े पहनो जिनमें तुम कंफर्टेबल हो, वह बड़े प्यार से सिया को कहती है। कोई बात नहीं सासू मोम, मैं बाद में कर लूंगी, सिया मुस्कुराते हुए बोलती है। सिर्फ मॉम डैड बोलो इन सब की तरह, तुम भी तो मेरी बेटी हो ना? अनाहिता उससे कहती है। हाँ बेटा, ये डैडी ससुर बहुत अजीब लगता है। राजवीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है। अगर आप लोगों की भरत मिलाप हो गया हो तो प्लीज लंच करने की कृपा करें, महक ड्रामेटिक तरीके से कहती है, जिसे देखकर सब हंस देते हैं। हाँ चलो, मैंने स्पेशली आपकी पसंद का खाना बनवाया है, सिया एक्साइटेड होकर बोलती है। भाभी, क्या खाना भी आपने भाई से सबकी पसंद पूछकर बनवाया है? महक क्यूरियसिटी से पूछती है। नहीं, मैंने अर्जुन भाई से पूछकर। तुम्हारे भाई से पूछती तो सबको रूखा सूखा खाना ही खाना पड़ता, सिया मुंह बनाकर बोलती है। तो ठीक है, नहीं तो मैं रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गई थी, महक एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है। और जो तू चोरी चुपके खाती है उसका क्या? अथर्व अपनी आईब्रो उठाते हुए बोलता है। चलो चलो खाना खाते हैं ना, खाना ठंडा हो जाएगा, महक बात बदलते हुए जल्दी जल्दी उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हुए बोलती है। अरे रुक जाओ, अर्जुन भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अर्जुन के आने की खबर सुनकर महक के कान खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु के घर में, जब से अभिमन्यु के दादाजी घर आए थे, वो शांत से लग रहे थे। ना बाहर किसी से मिलने जाते ना ही घूमने, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। उनके इस व्यवहार के कारण अभिमन्यु उनसे मिलने आता है। उसके दादाजी इस समय गार्डन में एक पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। अभिमन्यु भी जाकर उनके साथ बैठ जाता है। क्या बात है, आप चुप क्यों हो? जब से मिस्टर बजाज की पार्टी से आए हैं आप कहीं खोए से रहते हो, अभिमन्यु चिंतित होकर कहता है। वह बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती है ना। मैं कितना अभागा हूँ, मैं अपनी बेटी दामाद को नहीं बचा पाया और आज अपनी नातिन को सामने देखकर भी उसे गले नहीं लगा सकता हूँ, वह टूटी हुई आवाज में बोलते हैं। आज पहली बार अभिमन्यु अपने दादाजी को इस हालत में देख रहा होता है। जो इंसान हमेशा अपने गरूर और सिर उठाकर चलता है आज हारे हुए इंसान की तरह बैठा हुआ था। वह उनकी ये हालत देखकर दुखी हो जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दादू, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना।
जो हो गया है उसे बदल तो नहीं सकते हैं। हम उनके गुनाहगारों को सजा जरूर दिलवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। अभिमन्यु उनका हाथ पकड़कर कहता है। वहीं दूसरी ओर कामिनी राहुल की दी हुई फाइल को स्टडी कर रही थी। क्या मास्टर प्लान है? इस फाइल के हिसाब से वो प्रोजेक्ट हमसे कोई छीन नहीं सकता है। पर ऐसा कौन है जो राहुल की मदद कर रहा है और क्या दुश्मनी होगी उसकी विराज से? फिर नफरत भरी आवाज में, पर मुझे इससे क्या, मेरा मकसद सिया की बर्बादी है। अगर साथ में विराज भी होता है तो मेरी क्या गलती है? उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए मुझे छोड़कर उस सिया से शादी करने की। टू बी कंटिन्यूड।